हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आप सबको पता है अकाउंटेंट के लिए या अकाउंटिंग और टैक्स कंसल्टेंट का जो भी फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, चाहे एडवोकेट हो या कोई भी हो, उन सब के लिए वीडियो लेकर आता हूं। और आज का वीडियो है जीएसटी का इंटरव्यू टेस्ट पार्ट टू। पार्ट वन भी बना रखा है मैंने, तो ये पार्ट टू है। आप जब भी एज अकाउंटेंट अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा चीज जीएसटी से रिलेटेड पूछी जाती है। तो पार्ट वन भी देखिए प्ले लिस्ट में जाके मेरी, और ये पार्ट टू है। और साथ में मैं इसकी जीएसटी की टैली प्राइम एंट्रीज करते हुए दिखाऊंगा। ये आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सेट ऑफ करते दिखाऊंगा जीएसटी की एंट्रीज के साथ सेट ऑफ करके, और जीएसटी कितनी पेबल बैठ रही है उसको पेमेंट करते दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा देहरादून में कोचिंग सेंटर है अरोड़ा क्लासेस के नाम से। और 100% जॉब गारंटी कोर्स प्रोवाइड किया जाता है अकाउंटेंट के लिए। टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई और कस्टम पूरी कंप्लीट सिखाई जाती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो जॉब दिलाई जाती है। जो भी स्टूडेंट्स या मेरा फ्रेंड्स करने को तैयार है, देहरादून से रिलेटेड है, तो कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। नंबर मैंने दे रखा है। और जो भी मेरे फ्रेंड्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं और वो अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट की अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और शेयर कीजिए। चलते हैं वीडियो में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कुछ पिछली बार भी मैंने 40 दिए थे, इस बार भी मेरे 40 के आसपास ही हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जीएसटी से रिलेटेड, थोड़ा एडवांस लेवल के हैं ये। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नंबर वन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर यूज फॉर एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म होता है? इसके लिए फॉर्म होता है REG 01। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? A person may get himself registered voluntarily and shall comply with all the provisions of GST. इसमें से करेक्ट ये है, एक्चुअली में इसके पोर्शन थे, मैंने सिर्फ इसके आंसर लिखे हैं कि ये बात सही है कि a person may get himself registered voluntarily, अपनी अपनी इच्छा से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और उसको फिर जीएसटी के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड है, ई एन ई कॉमर्स ऑपरेटर शुड गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड irrespective ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये नहीं देखना होता है कि मेरी लिमिट जो हमारी 20 लाख 40 लाख की अभी चल रही है, उसको उसका नहीं देखा जाता है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसको इमीडिएटली रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। फोर्थ है, देयर विल बी अ डीम्ड अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन इफ नो एक्शन इज टेकन ऑन एप्लीकेशन। डीम एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा किसमें? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिट होने के 3 दिन के अंदर ही डीम अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन माने जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 5, आ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन शैल बी इश्यूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन फॉर्म REG 06। अप्लाई तो हम वन पे करते हैं, और जब हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाता है तो REG 06 होता है, GST REG 06। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? अमेंडमेंट क्या कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में? चेंजेस ऑफ नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, नेम चेंज कर सकते हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं। स्विचिंग ओवर फ्रॉम कंपोजिट स्कीम्स टू नॉर्मल स्कीम्स और वाइस वर्सा। और कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन नॉर्मल स्कीम में हम अपने आप को स्विच कर सकते हैं। सेवेंथ है, और वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड इफ द पर्सन डज नॉट स्टार्ट बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया है अपनी इच्छा से, और वो 6 महीने तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। 8 है, रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इफ द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम्स हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स। अगर कोई कंपोजिशन स्कीम्स में रजिस्टर्ड कराता है अपने आप को, ठीक है, तो उसका कैंसिल कर दिया जाएगा अगर वो 3 महीने की रिटर्न, थ्री पीरियड की रिटर्न, यानी कि तीन तीन महीने के बाद भरी जाती है, तो 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की रिटर्न नहीं भरता है तो। नाइन्थ, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन कैंसिल बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑफिस ऑन मोशन में अप्लाई टू सच ऑफिसर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर। अगर कैंसिलेशन ऑर्डर कर दिया है प्रॉपर ऑफिसर ने, तो 30 दिन के अंदर अंदर हम उसको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन डाल सकते हैं, 30 दिन के अंदर।
10 है द पर्पस ऑफिसर में कंसिस्ट मोटो ऑफ द रजिस्ट्रेशन वेयर पर्सन पेइंग टैक्स हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स। अगर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड में रिटर्न्स नहीं डाली जाती है तो सो मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जा सकता है। 11th है एज पर सेक्शन 25 ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017 अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अप्लाई कर देना चाहिए रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले बिजनेस स्टार्ट करने से। 12 है इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस शैल बी इश्यूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई सर्विस। सप्लाई सर्विस कोई कर रहा है तो जो है इनवॉइस इशू कर देना चाहिए उसको 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। 13 है in the case of taxable supply of service by the insurer invoice shall be issued within a period of 45 days from the date of supply of services। अगर सप्लाई सर्विस इंश्योरेंस की है तो 45 दिन के अंदर अंदर उसको बिल इशू कर देना चाहिए। 14 है where the goods being sent or taken on approval sale or return or removal before the supply takes place the invoice shall be issued। अगर हम गुड्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है, अप्रूवल बेसिस पे या रिटर्न और रिमूव और रिटर्न बेसिस पे और आर रिमूव फ्रॉम द सप्लाई टेक्स प्लेस द इनवॉइस शैल बी इश्यू। तो क्या होगा? ए है बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल अर्लियर ऑफ ए और बी। इनमें से जो भी डेट हुई पहले, ठीक है, हम इसका रिमूव बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, सप्लाई टेक्स प्लेस से पहले पहले हम, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, इससे पहले पहले हम कैंसिल कर सकते हैं। 15 आता है रजिस्टर्ड पर्सन में इश्यू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सच सप्लाईज एट द क्लोज of each day in respect of all such supplies provided the recipient is not a registered person, the recipient does not acquire such invoice, the value of goods and services or both per invoice is less than in INR 200। तो ये कह रहा है consolidated tax invoice suppliers को supplies at the close of each day in respect of all such supplies। अगर रेसिपिएंट नोट रजिस्टर पर्सन हो, अगर जिसको हम दे रहे हैं बिल तो वो रजिस्टर पर्सन नहीं है, हम इकट्ठी इनवॉइस दे सकते हैं। अगर वो रजिस्टर पर्सन नहीं है द रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, और उसको नहीं चाहिए और माल जो है 200 रुपए से कम का है बिल की वैल्यू। 16 आता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इश्यू अ बिल ऑफ सप्लाई। अगर कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स वाला माल बेचता है तो वो इनवॉइस टैक्स इनवॉइस नहीं भेजेगा, अब वो बिल ऑफ सप्लाई वर्डिंग से इनवॉइस बनाएगा। 17 है इन केस ऑफ सप्लाई गुड्स बाय कंपोजिशन डीलर द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इश्यू अ बिल ऑफ सप्लाई। अगर कोई कंपोजिशन डीलर है तो वो भी टैक्स नहीं लगा सकता है, ठीक है, कलेक्ट नहीं कर सकता, तो वो भी अब बिल ऑफ सप्लाई करेगा, टैक्स इनवॉइस नहीं करेगा। 18 है वेयर द एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इश्यू रिसीप्ट वाउचर। जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी क्लाइंट से, कस्टमर से हमारे एडवांस रिसीव हो गया है और बिल हमने बाद में इशू करना है तो पहले हम इसको रिसीप्ट वाउचर इशू करेंगे। 19 है द टैक्स इनवॉइस केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज इश्यूड इन ट्रिप्लिकेट। ये सभी को पता होना चाहिए कि जब टैक्स इनवॉइस इशू करी जाती है तो ट्रिप्लिकेट में होती है, 3 पार्ट में, 3 होते हैं उसके। व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई इफ द नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल इंटरस्टेट। अगर नेचर सप्लाई नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा उसको? अगर वो डिटर्मिनेट नहीं करी जा सकती, यानी कि हमें नहीं पता कि ये लोकल है या इंटरस्टेट है, तो हम इसको इंटरस्टेट मानेंगे। 21 विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर मेंटेन ऑनलाइन। कौन कौन से ऑनलाइन मेंटेन करे जाते हैं लेजर्स? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स। 3 लेजर होते हैं, कभी आप पोर्टल में देखना रजिस्टर के। 22 deposits towards tax penalty interest fees or any other amount are credited into the electronic cash ledger of the taxable person। जितने भी हम टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट और पेमेंट करते हैं, कहा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। 23 है इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ एक्सेस्ड इन द रिटर्न ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां से सेट ऑफ करता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, कैश लेजर से नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स होता है क्योंकि वो इनपुट सेट ऑफ होगा।
25th आता है विच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम अगेंस्ट विच आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज में कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटअप नहीं कर सकता है? सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में सेटअप नहीं होती है। 26 आता है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन violated payment of tax, undue excess claim of input tax credit, undue excess reduction of output liabilities, tax liabilities। इंटरेस्ट पेमेंट करी जाती है जब आपने देर से टैक्स पेमेंट करा हो, या हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर दिया हो, या आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज बनती हो और हमने नहीं दी हो। Which of the following liabilities cannot be adjusted against input tax credit of CGST? Which of the following liabilities cannot be adjusted against input tax credits of CGST? सीजीएसटी से एसजीएसटी यूटीजीएसटी एडजस्ट नहीं होती है, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होती है। 28 आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट वाइल डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज ऑफ अ टैक्सेबल पर्संस ऑल ड्यूज रिलेटेड टू अ प्रीवियस टैक्स पीरियड। क्या करते हैं हम? विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट, कौन सी चीज पहले हम पेमेंट करते हैं वाइल डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड। पिछले टैक्स पीरियड के जितने भी टैक्सेबल इंटरेस्ट है या टैक्स है, पहले उसको पेमेंट करी जाती है। 29 आता है विच डेट इज कंसाइडर एज डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द टैक्स ड्यूज। कौन सी डेट, विच डेट इज कंसिडर एज द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज। टैक्स ड्यूज के लिए कौन सी डेट मानी जाती है? डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करी है डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट, वो मानी जाएगी। 30 आता है हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में कौन आउटपुट सप्लाईज फर्निश करता है? पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम्स में, या नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो 31 आता है व्हाट डज एन स्टैंड फॉर एचएसएन। एचएसएन में एन का मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर। 32 which of form is furnished for submission for details of outward supplies under section 37। तो हमने आउटवर्ड सप्लाईज के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? जीएसटीआर 1। 33 आता है व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ मंथली जीएसटीआर 1 ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द इमीडिएटली सक्सेडिंग मंथ। जीएसटीआर 1 के लिए 10th डे है नेक्स्ट महीने का। कंपोजिशन टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न्स इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4। कंपोजिशन टैक्स पेयर को जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 4 में रिटर्न फाइल करनी होगी। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटीआर 3B इज ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 3B की ड्यू डेट क्या है? अगले महीने की 20 तारीख से पहले पहले। 36 which of the following are not required to file the annual returns। annual returns कौन, which of the following are not required to file the annual returns? input service distributor, casual taxable persons, non resident taxable persons, ये लोग नहीं फाइल करेंगे। 37 as per GST law only citizen of India can act as a GST practitioner too। ये सही है कि जीएसटी लॉ ओनली सिटीजन ऑफ इंडियन कैन सेट एज जीएसटी प्रैक्टिशनर। जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए कौन? सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन प्रैक्टिस कर सकता है। ट्रू है। 38 है हु इज ऑथराइज टू कंडक्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 35(5) ऑफ द जीएसटी एक्ट 2007। कौन ऑडिट कर सकता है जीएसटी का? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। 39 है a registered person whose aggregate turnover during the financial year in INR 2 crore is required to file which of the following documents। एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका 2 करोड़ से ऊपर का 2 करोड़ से ऊपर का क्या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एक्सचेंज 2 करोड़ से ऊपर की उसकी चली जाती है, तो विच टू रिक्वेस्ट टू फाइल विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको फाइल करने होंगे? एनुअल रिटर्न, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, ठीक है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, ठीक है। और जिसको भी मेरे अकाउंटेंट से रिलेटेड या टैक्स प्रैक्टिशनर के से रिलेटेड जीएसटी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर या अकाउंटेंट की आप काम पकड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने वो ज्वाइन करना है अरोड़ा क्लासेस टैली टैक्सेशन कोर्स करने के लिए, तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर देहरादून से रिलेटेड है या आसपास से रिलेटेड है, मेरे पास से देहरादून से मेरा कुछ सेंटर तो देहरादून नहीं है, और मेरे पास स्टूडेंट्स हरिद्वार, विकासनगर, रुड़की, पौड़ी सभी जगह से आ रखे हैं, काफी जगह से, जो देहरादून में ही रेंट पे रह के मेरे से सीख रहे हैं, और आज की डेट में अच्छी खासी सैलरी पर भी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।